वेलकम टू प्रॉस्पर कॉमर्स एकेडमी। सो आज हम कवर करेंगे बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे अंडर ग्रेजुएशन के एग्जाम में। DYBF में ऑलरेडी हमें ये कवर करता है अमालगमेशन में, बायबैक ऑफ शेयर्स में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। वहीं पे TY BCom में आप देखो ये आपके पास एक ऑलरेडी चैप्टर है, वहाँ पे फाइनल अकाउंट्स करके फाइनल अकाउंट्स तो कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, तो हमें यही फॉर्मेट वहाँ पे भी यूज़ करना रहता है। इसके साथ दिक्कत ये आती है कि इसके कंपोनेंट्स जो रहते हैं उसे याद करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अब तक हमें जो हैबिट थी वो हैबिट क्या रहती है कि हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं और यहाँ पे अब हमारे पास एक वर्टिकल फॉर्मेट है। सो मेरी कोशिश है आज की इस क्लास में कि आपको ये कंपोनेंट जो है बैलेंस शीट का उसे मैं अच्छे से याद करा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे। आज हम इसके कंपोनेंट्स को सीखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कैसे इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे। सो जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स। सो मेनली बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज और सेकेंड आता है इसके अंदर एसेट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकेंड एसेट्स। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो रहता है ये हमारा चार सब कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड इसके अंदर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड आएगा इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इसके अंदर आता है करंट लायबिलिटीज। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस और फिर हमारे पास आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। बैलेंस शीट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकेंड है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज फिर से इसको डिवाइड किया गया है चार पार्ट में। पहला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड है यहाँ पे हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ओके, फिर हम आते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। अब शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर तीन चीजें आपके पास आएगी। सबसे पहले आप देख रहे हो शेयर कैपिटल हमारे पास, फिर है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितने कंपोनेंट है? तीन कंपोनेंट है। पहला शेयर कैपिटल, सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया है लेकिन अलॉटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, थर्ड हमारे पास है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल इसके अंदर चार चीजें आएगी। ठीक है, मैं इसको सिंपल सा मुझे समझना है तो मैं इसको लडोल के हिसाब से समझता हूँ, LDOL। मैंने निमोनिक्स बनाया है अपने याद करने के लिए, आप बना सकते हो। सो लडोल, LDOL। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड L for long term provisions. So Ladul, L for long term liabilities, D for deferred tax liabilities, O for other long term liabilities and L for long term provisions. तो Ladul कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारे पास
करंट लायबिलिटीज। अगेन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास चार चीजें, लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटीज याद है तो हम करंट लायबिलिटीज को बहुत आसानी से याद कर लेंगे, उसके कंपोनेंट को। बस साइड बाय साइड देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, नॉन करंट लायबिलिटीज में तो लॉन्ग टर्म आ रहा था। करंट लायबिलिटीज हमारा क्या रहता है, करंट पीरियड का ना। तो ये क्या होती है ऐसी लायबिलिटी, शॉर्ट वाली। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के बाद आएगा यहाँ पे हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। एंड अदर करंट लायबिलिटीज के बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब साइड बाय साइड देखना, नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था उसको लॉन्ग टर्म के बदले करंट लायबिलिटीज हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, उसको कहेंगे हम शॉर्ट करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। जो आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी उसके सामने देखो क्या लिखा है मैंने, अदर करंट लायबिलिटीज। और जो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था नॉन करंट लायबिलिटीज में, वो करंट लायबिलिटीज में हम उसके सामने लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आप यहाँ पे कंपेरिजन के थ्रू इजिली इसको मेमोराइज कर सकते हो। फिर से हम आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज के चार कंपोनेंट। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के बाद आ रहा है यहाँ पे हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। एंड जो फोर्थ वन है वो है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, फिर से रिपीट करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास चार चीजें हैं। सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद है हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद है तीसरा कंपोनेंट हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड चौथा कंपोनेंट है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर आता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं बताए गए हैं। फिर तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, लडोल, जो मेरा निमोनिक्स है, आप अपना बना सकते हैं। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, लास्ट में प्रोविजंस है। करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर सेकंड है ट्रेड पेबल्स, थर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज, एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये थे हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट। अब हम चलते हैं आगे एसेट्स की तरफ। सो एसेट्स में देखेंगे, एसेट्स के दो पार्ट होंगे। एसेट्स में दो पार्ट, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के चार पार्ट। ठीक है, क्या क्या था फिर से रिपीट करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। वहीं पे एसेट्स में हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के बाद हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद है हमारे पास डिफर्ड टैक्स एसेट। आपने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहीं भी पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ा था जरा कमेंट करना। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड है नेक्स्ट चीज अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर आपको नॉन करंट एसेट्स समझ में आ गया है तो करंट एसेट्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं जस्ट एक मेरे समझने के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाया है, उससे मैं करंट एसेट्स को मेमोराइज करके रखता हूँ। ठीक है, सो नॉन करंट एसेट्स पांच चीजें हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहला चीज, सेकंड इसके अंदर आ रहा है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा आ रहा है इसके अंदर डिफर्ड टैक्स एसेट, चौथा इसके अंदर आ रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद है मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसके बाद है अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अब याद कैसे रखें, तो देखो मेरा समझने का तरीका है। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, करंट इन्वेस्टमेंट आया। जब इन्वेस्टमेंट आया तो उससे मैंने क्या लिया, उससे मैंने लिया इन्वेंट्रीज। जब इन्वेंट्रीज आ गया तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्रीज मैंने
सेल किया क्रेडिट पे, जब मैंने क्रेडिट पे सेल किया तो क्या आएंगे मेरे पास, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होता है, हम उनको कुछ क्रेडिट पीरियड देते हैं ना, मैच्योरिटी पीरियड आता है, मैच्योरिटी पीरियड पे क्या देते हैं वो हमें, मैच्योरिटी पीरियड पे वो हमें देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। जब मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस चीजें आ जाएगी तो क्या होगा, मैं तो पैसे वाला हो गया। अब क्या करूंगा, पैसा बांटूंगा, तो मैंने क्या दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर उस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस से मुझे क्या मिला, अदर करंट एसेट्स, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये सब चीजें होती है ना, अपना अपना समझने का तरीका है, बस समझो कि अदर करंट एसेट्स मिल गए मुझे। क्लियर है आपको, आसान है करंट एसेट्स को याद करना। फिर से सबसे पहले क्या आया हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट आने से क्या हुआ, मैंने क्या लिया, फिर इन्वेंट्रीज परचेज कर ली, इन्वेंट्रीज के बाद क्या किया, मैंने उसको बेच दिया, जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। अब क्या होगा, ये मुझे पैसे दे देंगे, तो क्या आया नेक्स्ट चीज मेरे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आया। फिर पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, बांटूंगा, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दूंगा। फिर इससे क्या होगा, इनकम होने वाला, दैट इज अदर करंट एसेट्स। ये मेरा याद करने का तरीका है, आप कैसे याद करोगे आप अपने तरीके से बना लो। आई होप आपको बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स थे वो समझ में आ गए हैं। अभी हम लोग मेन मेन कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हैं, बाद में हम जब पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे हम इसके अंदर और भी डिटेल्स को ऐड करते जाएंगे। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।